नमस्कार। मैं जयप्रकाश श्रीम गौतम। एक नाम जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उसकी माता सोनिया गांधी पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। इन लोगों को जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बताया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं से इन लोगों ने फंडिंग ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी देखा गया था। अब ये जॉर्ज सोरोस कौन है, सभी लोगों के मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस जॉर्ज सोरोस को यूरोप और अमेरिका में पपेट मास्टर कहा जाता है, यानी कि कठपुतलियों का चलाने वाला। इसकी जो तमाम कठपुतलियां हैं वो कितनी पावरफुल होती हैं, कितनी ज्यादा विध्वंसक होती हैं, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब तक ये दर्जनों देशों में उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर चुका है। उन देशों की तमाम पार्टियों को, तमाम सरकारों को भी ये ध्वस्त कर चुका है अपने पैसे के दम पर। अब तक इस व्यक्ति ने 30-32 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं इस तरीके के कामों को फंडिंग करने के लिए। फिर सवाल उठता है कि इसके पास इतना पैसा आता कहां से? ये कौन है, इसकी सोच क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, और अब इसने भारत के खिलाफ ये अभियान जोर शोर से क्यों छेड़ दिया है? अब ये नरेंद्र मोदी और अदानी का दुश्मन क्यों बन गया है, और उसके लिए ये भारत की पार्टियों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है? इस सब पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हम आपको बताएंगे कि जॉर्ज सोरोस कौन है, इसकी सोच क्या है, कहां से इस पर पैसा आता है, कैसे ये उस पैसे को खर्च करता है, उस पैसे को खर्च करने का इसको क्या फायदा मिलता है, और फिर ये सब के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। जॉर्ज सोरोस हंगरी में एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ, बाद में अमेरिका में जाकर बस गया। अमेरिका में बसने से पहले इसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फिलॉसफी में बीएससी और एमएससी पास किया। उसके बाद तमाम नौकरियां ये करता रहा। फिर इसने एक हेज फंड बनाया। उसके बाद इसने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी बनाया, और इसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 30-32 सालों में ये पूरी दुनिया में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बांट चुका है, जिसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा दान करने वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। पर यह दान क्यों करता है, उसके इसको क्या फायदे मिलते हैं, उसके पीछे इसकी सनक क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हेज फंड चलाता है, और हेज फंड के माध्यम से ये करोड़ों लाखों करोड़ रुपए कमा चुका है, और उसी में से कुछ हिस्सा ये ऐसे दान कर देता है। ये दान दरअसल इसका एक इन्वेस्टमेंट होता है। उसी दान के दम पर ये देशों में, उनकी अर्थव्यवस्थाओं में, उनकी कंपनियों में उथल पुथल पैदा करता है, और उसके दम पर शॉर्ट सेलिंग के द्वारा ये मोटा मुनाफा कमा लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी पिछले दिनों जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें भी देखने को मिला था। किस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से भारतीय बाजारों को लाखों करोड़ रुपए का चूना लग गया था, और उसमें से हेज फंड ने, शॉर्ट सेलिंग करने वाले लोगों ने लाखों करोड़ रुपए कमा लिए थे। यही इसकी सबसे बड़ी रणनीति है, जिसके माध्यम से ये पूरी दुनिया में ऐसा करता है। और ओपन सोसाइटी की इसकी सोच है, इसकी फिलॉसफी है, जो कार्ल पॉपर की दी हुई है, और उसके अनुसार किसी भी देश में ऐतिहासिक विरासत, राष्ट्रवाद जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सारी दुनिया के सभी लोगों को, घुसपैठियों हो या शरणार्थी हो, उनको उन देशों में काम करने, रहने, खाने की पूरी आजादी होनी चाहिए, सारे अधिकार होने चाहिए, और उन लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए। उनके जो भी मांग है उनको पूरा किया जाना चाहिए, और वहां के नागरिकों को कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए उन लोगों से ज्यादा। इस तरीके की सोच ये व्यक्ति रखता है, और यही वजह है कि लोकतंत्र के नाम पर इस तरीके की सोच को बढ़ावा देने वाले एनजीओज को, उन पार्टियों को, उन संगठनों को इसके द्वारा फंडिंग की जाती है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से।
यही वजह है कि हिंडनबर्ग के पीछे भी OCCRP निकलता है, जो इससे फंड लेता है, फोर्ड फाउंडेशन से फंड लेता है या रॉकफेलर फाउंडेशन से फंड लेता है, और यहां तक कि CIA से भी फंड लेता है। उससे पहले भारत में जब नरेंद्र मोदी सरकार के आने से पहले बहुत सारे आंदोलन चला करते थे, रोज धरने प्रदर्शन हुआ करते थे, और वो सारे के सारे विदेशी फंडिंग से चलने वाले NGO के माध्यम से होते थे। लेकिन सरकार ने विदेशी फंडिंग पर जब अंकुश लगाया तो NGO तो खत्म हो गए। अब इस तरीके की संस्थाओं ने भारत की तमाम पार्टियों को अपना मोहरा या कठपुतली बना लिया, और उसी का उदाहरण अब देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर इस तरीके के फंडिंग लेने के आरोप सामने आ रहे हैं। ये जो हेज फंडिंग वाले हैं, इनको कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने से मतलब होता है, यानी कि पैसा कमाने से मतलब होता है, और रॉबिन हुड की तरह से उसका 10-5% ये दान के माध्यम से ऐसे लोगों को दे देते हैं जो उनके लिए काम करते हैं या उनके इस उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग करते हैं। दरअसल ये लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, किसी बड़ी कंपनी को चुनते हैं, उसके खिलाफ तमाम बातें की जाती है, शॉर्ट सेलिंग की जाती है, और शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से मोटा मुनाफा कमाया जाता है, और फिर उसके बाद उन देशों में उसको बांटा जाता है जहां इस तरीके की और संभावनाएं ढूंढनी है। लेकिन अब जॉर्ज सोरोस का सबसे बड़ा निशाना बन गया है भारत। उसका सबसे बड़ा दुश्मन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसने पिछले दिनों एक घोषणा की थी कि वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए $1 बिलियन तक खर्च कर सकता है। $1 बिलियन मतलब 8 से 8.5 हजार करोड़ रुपए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये सालाना इसका जो फाउंडेशन है वो सालाना 8 से 8.5 हजार करोड़ रुपए खर्च करता है पूरी दुनिया में। अब इसने टारगेट रखा कि भारत में इतना कर देगा, तो आप समझ लीजिए कि भारत में अगर ये 8 से 8.5 हजार करोड़ रुपए खर्च करने वाला है तो वो कहाँ जाएगा। NGO तो लगभग अब उतने ज्यादा सक्रिय रहे नहीं है, तो ये उन मीडिया कर्मियों को दिए जाएंगे, उन रवीश कुमार, अभिसार शर्मा या प्रणब प्रसून वाजपेयी या जूत अन्युम या ध्रुव राठी टाइप के यूट्यूबर्स को दिए जाएंगे, बड़े बड़े चैनल्स को प्रोपेगेंडा चलाने के लिए दिए जाएंगे, राहुल गांधी जैसे नेताओं को दिए जाएंगे, जो उन सारी बातों को उठाएंगे जो जॉर्ज सोरोस के माध्यम से उनके सामने रखी जाएंगी। और राहुल गांधी तो इतने बड़े तोते बन गए कि वो उन डायलॉग्स को ही बोल रहे हैं जो जॉर्ज सोरोस बोल रहा है। अभी पिछले साल जॉर्ज सोरोस ने एक सेमिनार के दौरान ये कहा था कि भारत में लोकतंत्र को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक नहीं है। हालांकि देश तो लोकतांत्रिक है, लेकिन वहां इस्लामोफोबिया चलता है, और अदानी अंबानी के बीच में जो एक गठजोड़ है, अदानी को बचाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, और अदानी तमाम गलत गतिविधियों की वजह से इतना मोटा पैसा कमाने में कामयाब रहे हैं। यही सारी बातें राहुल गांधी पिछले 1 साल से बोल रहे हैं। वो संसद हो या बाहर हो, हर जगह अदानी अंबानी, अदानी मोदी एक है, ऐसी बातें कह रहे हैं। अब जॉर्ज सोरोस ने अदानी को ही क्यों चुना, उसकी एक वजह है कि अंबानी इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति है, लेकिन उनका जो साम्राज्य है, उनका जो उद्योग कारोबार है, वो कई सालों में बना है, और उनके शेयर्स को इतनी आसानी से डिगाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अदानी ग्रुप की कई सारी कंपनियां हैं, और उनका जो पूरा का पूरा कारोबार है वो पिछले 15-20 सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और जब भी कोई कंपनी तेजी से बढ़ती है तो उसको डिगमगाना, उसके खिलाफ उथल पुथल मचाना बड़ा आसान होता है, बजाय उस कंपनी के जो मजबूती के साथ बहुत लंबे समय से आकर बनी हो। जैसे टाटा की कंपनियां हैं, उनमें गिरावट तो पैदा की जा सकती है, लेकिन एक हद तक। लेकिन अदानी ग्रुप इस वजह से निशाने पर आ गया जॉर्ज सोरोस के, और पिछले 4-5 सालों में जॉर्ज सोरोस या उसके द्वारा समर्थित हेज फंड्स ने या शॉर्ट सेलर्स ने बहुत मोटा मुनाफा कमाया है अदानी ग्रुप के माध्यम से। अभी जब उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बाहर निकाली थी, उसको प्रसारित कराया था, उसके माध्यम से भी एक मोटा अनुमान ये है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऐसे शॉर्ट सेलर्स कमा के निकल गए थे। उसके बाद जिस तरीके से दोबारा से रिपोर्ट आई, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, उसमें भी 40 से 50 हजार करोड़ रुपए इन लोगों ने कमाए। फिर जो सेबी चेयरमैन पर आरोप लगा दिए गए, उसके खिलाफ रिपोर्ट छाप दी गई,
और उससे भी मोटा मुनाफा कमाया गया। उसके बाद फिर से एक खेल खेला गया और अमेरिका में एक केस फाइल करा दिया गया अदानी के खिलाफ कि अदानी ने अपने प्रोजेक्ट्स लेने के लिए रिश्वत दी है। ये रिश्वत किसको दी गई? ये रिश्वत देने का आरोप कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्रियों के ऊपर लगा, लेकिन राहुल गांधी ने उस चीज को नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ ये कहना शुरू कर दिया कि अदानी ने अपराध किया है, अदानी के ऊपर यहां भी केस चलना चाहिए और उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। ये सब इतनी ज्यादा तेजी के साथ, इतने ज्यादा बगैर सोचे समझे कांग्रेस पार्टी करने लगी कि जिसकी वजह से अब उनके खिलाफ जो जानकारियां सामने आई हैं वो उनके गले में फंदा फंसाती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से ये लोग मोहरा बन गए हैं उन ताकतों के जो सिर्फ इसी बात से पैसा कमाते हैं कि तमाम देशों में उथल पुथल पैदा की जाए और वहां पर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई जाए, शेयर बाजार को चोट पहुंचाई जाए और उससे मुनाफा कमाया जाए। दरअसल शॉर्ट सेलिंग क्या होती है वो हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी कंपनी के खिलाफ इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं, उससे पहले ये लोग उसके शेयर्स को वायदा बाजार यानी फ्यूचर और ऑप्शन में बेच देते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 2000 रुपए का है और उन्होंने उसको 1 लाख या 2 लाख शेयर उसके या और बहुत बड़ी, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कीमत 8 लाख 6 से 8 लाख के करीब कम से कम होती है। तो मान लीजिए इन्होंने अगर उसके 1000 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, उसके लिए इनको जो रकम चुकानी पड़ेगी एडवांस में वो 10 से 20% मैक्सिमम होगी। अब उस कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई रिपोर्ट या कोई इस तरीके की अफवाह उड़ा दी या कुछ भी ऐसा गलत मीडिया में आ गया और उसकी वजह से बाजार में जब पैनिक बनेगा तो उस कंपनी के शेयर 20 से लेकर 50-60% तक गिर जाएंगे। यानी कि 2000 रुपए का जो शेयर है वो 1000 रुपए में भी आ सकता है। अब इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 30 दिन का है, तो 30 दिन के भीतर जो इन्होंने 2000 रुपए का शेयर बेचा है उसको खरीदना भी है। अब मान लीजिए कि एक ही हफ्ते के भीतर 2000 वाला शेयर अगर इन्होंने 800 रुपए पे या 1000 रुपए पे ला दिया और उसके जैसा हमने आपको बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 6 से 8 लाख रुपए होगी, तो उस हिसाब से वो करोड़ों में होगा। मानिए कि अगर इन्होंने 100 करोड़ रुपए का ऐसा कोई सौदा किया है और 100 करोड़ में 30 से 40% भी अगर इन्होंने मुनाफा कमा लिया तो सीधे सीधे वो जो मुनाफा है वो 40-50 करोड़ रुपए का बैठता है। जैसा कि अभी देखने को मिला कि ये जो यूएस में केस वाली खबर थी उसके बाद एक ही दिन में अदानी ग्रुप को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगी थी। पूरे बाजार को 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगी थी। अब उसका 20% 30% भी अगर शॉर्ट सेलर ने कमाया था तो आप समझ लीजिए कि एक ही दिन में इन लोगों ने 1 से 2 लाख करोड़ रुपए कमा लिए होंगे। और वो एक दिन में नहीं रुकता है, वो कई दिन तक चलता है, गिरावट चलती रहती है, फिर एक पॉइंट पर आने के बाद शेयर गिरना बंद होता है, लोगों की समझ में आता है, फिर वहां पर बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कंपनी की वैल्यूएशन तो ज्यादा है, शेयर की कीमत तो ज्यादा है, ये 2000 रुपए पे चल रहा था अभी 1000 का मिल रहा है। फिर वहां जब खरीदारी शुरू होती है फिर विदेशी फंड भी आते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें आराम से 20 से 25% कमाया जा सकता है, तो ये हेज फंड वहां भी कमाते हैं। जब इन्हें पता है कि 2000 का शेयर है अभी 1000 रुपए पे, फिर ये दूसरी तरफ से उसको बाई कर लेते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, फ्यूचर ऑप्शंस के माध्यम से। तो ये दोनों तरफ से पैसा कमाते हैं और नुकसान उठाता है आम निवेशक, छोटा निवेशक, जो सबसे ज्यादा तादाद में बाजार में होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी जल्दी पैनिक में नहीं आती हैं, बड़े बड़े फंड, म्यूचुअल फंड वो पैनिक में नहीं आते हैं, छोटे लोग पैनिक में आ जाते हैं। जैसे ही देखते हैं 20 से 30, 40, 50% के शेयर गिर गया है, वो घाटे में उसको बेच देते हैं और फिर जब वो दोबारा से 1800, 200 पे, 2000 पे आएगा तब फिर वो उसको खरीद लेते हैं। यानी कि वो घाटा 30 से 40%, 50% तक उठा के फिर से वहीं आ जाते हैं और उनकी पूंजी खत्म हो जाती है 40-50%। फिर अगली बार ये होता है, क्योंकि अब ये जल्दी जल्दी होने लगा है खासकर भारत में। आप देखेंगे कि पिछले
3 से 4 सालों में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े उतार चढ़ाव। जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आया था, उस दिन बहुत बड़ी उलटफेर हुई थी। उस दिन शॉर्ट सेलर ने मोटा पैसा कमाया था। केवल अकेले अदानी को लेकर ही ये शॉर्ट सेलर या जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग बहुत मोटा पैसा कमा चुके हैं, और उसी पैसे का एक हिस्सा ये उस फंड के तौर पर, दान के तौर पर दे देते हैं। लोगों को लगता है ये बहुत बड़े दानी हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज हित में और दुनिया के हित में, दुनिया के गरीबों के हित में, असमानता को दूर करने के लिए ये दान कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, जबकि इनकी हकीकत यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी रॉबिन हुड की तरह से लुटेरे हैं, डकैत हैं, जो बहुत मोटा पैसा कमाने के बाद उसमें से कुछ पैसा रास्ते में गरीबों को, भिखारियों को, मजदूरों को बांटते हुए जाते हैं, और लोग कहते हैं कि ये तो मसीहा है। ये नकली मसीहा आज की डेट में आर्थिक तौर पर दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, और इनकी कठपुतलियां दुनिया के तमाम देशों में फैली हुई हैं। अकेले जॉर्ज सोरोस का जो खेल है वो बेलारूस हो, कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, तुर्की हो, जर्मनी हो, हंगरी हो, बेलारूस हो, रूस हो, चीन हो, तमाम देशों में इनका खेल फैला हुआ है। लेकिन रूस में चूंकि सरकार मजबूत है, वहां इसकी ज्यादा नहीं चलती है। चीन अपने यहाँ इस तरीके के लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर किसी के भी इस तरीके की गतिविधियों में पाए जाने के सबूत मिलते हैं तो वहां सीधे गोली से उड़ा दिया जाता है। इसलिए अब सबसे बड़ा टारगेट जॉर्ज सोरोस का भारत बन गया है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका जैसे देशों की, यूरोपियन देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं है, 2% की ग्रोथ रेट उनकी नहीं है, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट अभी भी 5.5% है। पहले वो 7% थी। और इसीलिए ये जो हेज फंड है या शॉर्ट सेलर है, उनका टारगेट भारत की कंपनियां हैं, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां। वो जानते हैं छोटी मोटी कंपनी को निशाना बनाएंगे, बहुत कम मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि उस कंपनी के शेयर गिरने से शेयर बाजार पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। शेयर बाजार का गणित आप समझ लीजिए कि अगर सूचकांक में, चाहे वो निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो, सूचकांक में अगर 5% का भी गिरावट आएगी तो जो शेयर होंगे उन शेयरों में 20 से 30% की गिरावट आ जाएगी। कुछ शेयर में तो ये गिरावट 40% हो सकती है। पैनिक बहुत जल्दी शेयर में फैलता है। तो जो कंपनियां सूचकांक को प्रभावित कर सकती है, निफ्टी सेंसेक्स को प्रभावित कर सकती है, उनको टारगेट किया जाता है भारत के संदर्भ में। और दूसरे देशों के संदर्भ में भी ऐसा ही किया जाता है। वहां की जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां के जो इंडेक्स होते हैं, उन पर जो ज्यादा वेटेज होता है, उन कंपनियों में इस तरीके की अफवाहें फैलाकर ये लोग मुनाफा कमाते हैं। जैसा हमने ब्रिटेन का आपको उदाहरण दिया कि आज से 32 साल पहले इस व्यक्ति ने वहां के मजबूत बैंक को हिला दिया था, मोटा मुनाफा कमा लिया था, और ब्रिटेन आज तक इस व्यक्ति को सजा नहीं दे पाया है, जबकि सीधे तौर पर ये उसका दोषी है। इसको डेस्ट्रॉयर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। ये जो पपेट मास्टर है, पूरी दुनिया में हजारों करोड़ रुपए इसीलिए खर्च करता है कि इसके इस अफवाह तंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके, प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। और जब बड़ी कंपनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता है, यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं, चैनलों पर डिस्कशन होते हैं, लोगों के अंदर शक पैदा होता है, और उसकी वजह से बाजार में उथल पुथल पैदा होती है, और ये लोग उथल पुथल के माध्यम से ही कमाते हैं। शेयर बाजार में दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। कोई बढ़ने वाला शेयर आप ले लेंगे, वो बढ़ेगा तो आपको मुनाफा मिलेगा। लेकिन जो वायदा बाजार है वो दोनों तरफ से पैसा कमाता है, और हेज फंड का पूरा कारोबार वायदा बाजार पर ही टिका होता है। वास्तविक शेयरों में उनको बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता है। वो जो शेयरों में गिरावट और चढ़ावट होती है, उसकी वजह से फायदा होता है। अगर दूसरे तौर पर हम आपको बताएं कि एक किसी भी कंपनी का बड़ा से बड़ा शेयर देख लीजिए, उसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो मैक्सिमम 10% 12% सालाना की होगी। यानी कि एक साल में आप उसमें 12, 15, 20% तक कमा सकते हैं।
लेकिन जब इस तरीके की वॉलेटिलिटी पैदा की जाती है, गिरावट पैदा की जाती है, तो एक एक दिन में, एक एक हफ्ते में या एक ही महीने में 30-40% का जो डिप आता है, उस डिप में पहले सेलिंग करके और बाद में वहां से नीचे खरीद करके ये दो तरफा पैसा कमाती हैं हेज कंपनियां, हेज फंड। और वो बहुत मोटा होता है, वो लाखों करोड़ रुपए तक होता है, हजारों करोड़ रुपए होता है। जितनी बड़ी उसकी क्षमता है उतना ज्यादा वो पैसा कमाता है। इसको और आसानी से समझना है तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जैसे हम कोई गेंद लटकाते हैं या कोई झूला है, उसके दाएं बाएं जाने का जो स्पेस है वो कितना भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन अंत में वो आकर एक सीधी रेखा पर ही खड़ा होगा, यानी कि अपनी वास्तविक स्थिति पर हो जाएगा। तो इन लोगों को पता है कि एक तरफ जब हम उसको नीचे की तरफ खींच के ले जाएंगे तो उस सीमा तक कमा सकते हैं, और वहां से जब वो जंप करेगा तो फिर उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिर वो उसी स्थिति में आ जाएगा जहां पहले था। और वही अदानी के केस में हिंडनबर्ग के बाद भी देखने को मिला। अदानी ग्रुप को लाखों करोड़ रुपए की चपत लगी, बाजार को लाखों करोड़ रुपए की चपत लगी, लेकिन 6 महीने के भीतर ही अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों के शेयर के जो प्राइस थे वो उसी रेट पर वापस आ गए जहां पर पहले थे। यानी जिन लोगों ने उस गिरावट में खरीदा होगा मोटा मुनाफा कमाया, जिन लोगों ने उस गिरावट से पहले बेचा होगा तो मोटा मुनाफा कमाया। आम निवेशक ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि जब एक शेयर गिर रहा होता है तो पैनिक यही बनाया जाता है। तमाम यूट्यूबर, तमाम विशेषज्ञ, तमाम जो विचारवादी लोग बैठते हैं तमाम चैनलों पर, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी, अब कुछ नहीं बचने वाला है। तो वहां आम निवेशक नहीं कमाता है, म्यूचुअल फंड वहां पर खरीदारी करते हैं, बड़े बड़े फंड, बड़े जो FII होते हैं, FDI होते हैं, वो खरीदारी करते हैं, या इस तरीके के हेज फंड जो होते हैं वो खरीदारी करते हैं, और उस जो चढ़ाव होता है, जो उसमें वृद्धि होने लगती है, उसका फायदा उठाते हैं। मानिए कि 1-2 हजार रुपए से कोई शेयर गिरता है, 1,000 तक गया, शॉर्ट सेलर ने पैसा कमा लिया, फिर उन्हें पता है कि 1000 से अब ये 2000 तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है 2200 चला जाए। तो जब वो 1000 रुपए पर लेगा और तब 2200 जाएगा, पहले 50% कमाया, इस समय वो 100% कमाएगा, यानी कि यहां से दोगुना हो जाएगा। यही खेल है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है और भारत को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पैसे के लिए, चाहे पार्टियां हो, चाहे NGO हो या दूसरे लोग हो, उनका ईमान सिर्फ पैसा है। न उन्हें देशभक्ति से मतलब है, न राष्ट्रवाद से मतलब है, न समाज से मतलब है, न ही अपने इतिहास और विरासत से मतलब है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। चाहे वो जॉर्ज सोरोस से आए, उसके फाउंडेशन से आए, CIA से आए, फोर्ड फाउंडेशन से आए, रॉकफेलर फाउंडेशन, कहीं से भी आए, उन्हें पैसा चाहिए। उन्हें मतलब नहीं है कि इससे समाज पर क्या फर्क पड़ेगा, कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने करोड़ों निवेशकों को डुबो दिया, उनकी जिंदगी भर की पूंजी उसमें चली गई। एक सामान्य व्यक्ति भी उसमें वायदा बाजार में, मान लीजिए उसने कोई सौदा कर रखा है, फ्यूचर ले रखा है, उसने सोचा 2000 का माल, 2000 का शेयर 2100 में बेच दूंगा, लेकिन अगर एक दिन में, 2-4-5 दिन में वो 1000 रुपए पे आ गया, तो आप समझ लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट 6 से 8 लाख करोड़ रुपए का, जो कॉन्ट्रैक्ट 6 से 8 लाख का होता है, उसको उसने 50,000 रुपए दे के खरीद रखा था कि बाद में प्रॉफिट कमा के बेच लूंगा। अब उसको 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे, सेबी को, NSE को नोटिस आ जाएगा, नहीं देगा तो 20% जुर्माना लग जाएगा। यानी कि अगर उसने वायदा कारोबार में कोई सौदा कर रखा है, फ्यूचर ऑप्शन में कोई सौदा कर रखा है, तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। उसका टारगेट था 10,000 रुपए कमाने का, 50,000 रुपए महीने में कमाने का, वो व्यक्ति 50 लाख रुपए गवा चुकेगा। तो ऐसे मार है इस पूरे के पूरे खेल की। और उसका अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो जॉर्ज सोरोस है, या फिर जॉर्ज सोरोस की कठपुतलियां बनी हुई वो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता है, वो NGO है, वो मीडिया वाले हैं, वो प्रपंचकारी है, जो इस तरीके के खेल में इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और उस सब का खामियाजा आम भारतीय को उठाना पड़ रहा है, दुनिया के आम निवेशक को उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये सब मौज ले रहे हैं और जॉर्ज सोरोस सबसे बड़ा दानी का तमगा भी ले लेता है। जबकि हकीकत ये है
कि उसने इन 32 सालों में लाखों करोड़ रुपए कमाए होंगे, जो उसकी बेनामी संपत्ति होगी, तमाम उसने खेल किए, तमाम देशों को बर्बाद कर दिया, तमाम अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया, तमाम कंपनियों को बर्बाद कर दिया। ये तो अदानी ग्रुप है जो उसकी कई बार की चोट सहने के बाद भी अभी भी खड़ा हुआ है। नहीं तो जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का हाल हुआ था, ऐसे कितनी कंपनियों को ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। भाड़े के आंदोलनकारियों को ये खरीदते हैं, भाड़े के नेताओं को ये खरीदते हैं, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ बगैर सोचे समझे, यहाँ राहुल गांधी के पीछे पैसा लगाने का कारण भी यही है कि राहुल गांधी की जो समझ है सबको पता है, वो व्यक्ति कुछ भी सोचता समझता नहीं है, और जो उसको कह दिया जाए, जो उसको समझा दिया जाए, उसी पर अड़ जाता है। बाकी पार्टियां इस तरीके से खुलकर बातें नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे पीछे क्या होगा, बाद में कुछ भी हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी को इस सब की चिंता नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी सोरोस की सबसे बड़ी कठपुतली के तौर पर अब देखने को मिल रहा है। चाहे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ फोटो हो, या फिर OCCRP के लोगों के साथ अमेरिका में आई फोटो हो, तमाम चीजें ये साबित करती है कि जॉर्ज सोरोस की कठपुतलियां भारत में उथल पुथल मचाने में लगी हुई हैं। इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, और उन उद्योगपतियों को भी चाहिए कि वो ऐसा फंड रेज करें, ऐसा फाउंडेशन बनाए जिससे उन लोगों को फंडिंग की जाए जो ऐसे संस्थान बनाकर ऐसे लोगों को भ्रमित होने से बचाए, उनके लिए जागरूकता अभियान चलाएं, उनको इस तरीके की खबरों के खिलाफ खंडन तार्किक तौर पर पेश करें। और जैसा इन प्रपंचकारियों ने तमाम यूट्यूबर खड़े कर दिए हैं, तमाम मीडिया के लोग खड़े कर दिए हैं, उनको काउंटर करने के लिए सत्य का प्रसार करने वाले लोगों की एक टीम खड़ी की जाए, तभी इन चीजों से आप सही तरीके से लड़ पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुलासे होते रहेंगे, लोगों को भ्रमित किया जाता रहेगा, कोर्ट में केस होंगे, और बड़े बड़े वकीलों को उसी पैसे में से कुछ पैसा देकर ये लोग बाहर आते रहेंगे, जैसे अब तक आते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के दम पर वो जमानत पर बाहर आता है। वो अपने पार्टी के सभी नेताओं को बाहर लाता है, और बाद में बाहर आकर कहता है कि देखो हम निर्दोष हैं, इसीलिए हमें जमानत मिली है। तो इन सबको अगर रोकना है तो जैसे अफवाह तंत्र इस देश में फैलाया जा रहा है, उसी तरीके से ज्ञान का प्रसार करने के लिए भी कोशिश करने की जरूरत है, और आप सब उसमें मददगार हो सकते हैं। आपने अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप कुछ मत करिए। हमने आज तक किसी वीडियो में सब्सक्राइबर और लाइक के लिए आपको नहीं कहा है, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इस ज्ञान को आप आगे बढ़ाइए। ये सारी चीजें फैक्चुअल है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। जितना आप ढूंढेंगे इंटरनेट पर सब कुछ, विकिपीडिया जैसी साइटों पर सब कुछ है, उसको हमने आपको बड़े आसान भाषा में आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने लोगों को इसको बताइए। वीडियो शेयर करने की आपको जरूरत नहीं, आप चाहे तो कर सकते हैं, न करें, लेकिन ये जो जानकारी है ये ऑथेंटिक है, और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक बनाएं, यही हमारी आपसे उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।